हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है तरंग गति तथा ध्वनि और ये अध्याय 7 है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तरंगे किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभों का ऐसा प्रतिरूप है, ऐसा पैटर्न है जो माध्यम के कणों के वास्तविक प्रवाह के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित वेग से गति करती है तथा ऊर्जा स्थानांतरित करती है। इन विक्षोभों की गति तरंग गति वेव मोशन कहलाती है। तरंग गति में माध्यम के कण विक्षोभ के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं बल्कि अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर कंपन करते हैं। ठीक है। माध्यम में कंपन करने वाले कणों के वेग विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु किसी भी माध्य में तरंग की चाल नियत यानी कांस्टेंट रहती है। तरंगों से संबंधित शब्दावली। तो देखिए, ये देखिए, कण की माध्य अवस्था है और ये तरंग गति की जो है दिशा है। ऊपर उठे हुए भाग को श्रृंग और नीचे धसे हुए भाग को जो है गर्त कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। आयाम क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। आयाम कण के कंपन पथ की कुल लंबाई का आधा होता है। आयाम को सामान्यतः कैपिटल ए से दर्शाया जाता है और इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आवृत्ति क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या है? जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो एक सेकंड में माध्यम के किसी कण के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। ठीक है। जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो एक सेकंड में माध्यम के किसी कण के द्वारा किए गए कंपनों की संख्या उस कण की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति किसी माध्यम में तरंग के द्वारा एक सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग दैर्ध्यों की कुल संख्या होती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है और इसे प्रति सेकंड में भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूर्ण करने में, यानी दोनों ओर यानी आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे, तो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर यानी आगे पीछे या ऊपर नीचे एक कंपन पूर्ण करने में लगा कुल समय कण के कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल तरंग के द्वारा जो है एक तरंग दैर्ध्य के समान दूरी तय करने में लगे समय के बराबर होता है। आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध: आवर्तकाल बराबर 1 बटा आवृत्ति और आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल। और वेग आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में जो संबंध है तो वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड क्या है? तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं। याद रखिएगा, तरंग के मार्ग में माध्यम के जो कण होते हैं इनके एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड है और इसे दोलन काल भी कहते हैं। कला क्या है? फेज क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में किसी विशिष्ट समय पर माध्यम के किसी कण की अवस्थिति कला कहलाती है और यह कण की माध्य स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को जो है प्रदर्शित करती है। तरंग दैर्ध्य क्या है? वेवलेंथ क्या है? तो देखिए, यह किसी तरंग की लंबाई है जो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तरंग दैर्ध्य एक समान कला में कंपन करते हुए जो है दो निकटतम कणों के मध्य की दूरी के बराबर होती है। तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। किसे? लैम्डा। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग दैर्ध्य और अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों में जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा बराबर दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी और अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग दैर्ध्य बराबर यानी लैम्डा बराबर दो लगातार संपीड़नों के मध्य की दूरी। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग दैर्ध्य बराबर जो होता है दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी और इधर जो है दो लगातार विरलनों के मध्य की दूरी। अनुप्रस्थ तरंगों में तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर वह दूरी जिसमें एक श्रृंग तथा एक गर्त स्थित हो
और अनुदैर्ध्य तरंगों में तरंग दैर्ध्य जो है लैम्डा बराबर वह दूरी जिसमें एक संपीड़न तथा एक विरलन स्थित हो। ठीक है, याद रखिएगा। तरंगों के प्रकार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो तरंग के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए, मैकेनिकल यानी यांत्रिक तरंगे जो है दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। और विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं, याद रखिए, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनिक किरणें, दृश्य प्रकाश किरणें, औरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो किरणें। सबसे पहले हम लोग यांत्रिक तरंग यानी मैकेनिकल वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैकेनिकल वेव्स क्या है, किसे कहते हैं? ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती है। यांत्रिक तरंगों का संचरण मुख्यतः जो है माध्यम के दो गुणों के प्रभाव से होता है। पहला गुण जड़त्व और दूसरा प्रत्यास्था है। जड़त्व के कारण माध्यम के कण गतिज ऊर्जा संचित करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है संचित करते हैं, जबकि प्रत्यास्था के कारण वे निकटवर्ती कणों को विक्षोभ प्रदान करके अपनी स्थिति में लौट सकते हैं। यांत्रिक तरंगे दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे तथा अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जो है, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग के संचरण के दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति करते हैं, यानी सरल रेखीय कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों के जो उदाहरण है याद रखना है, स्थिर जल में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो उसमें जो वेव उत्पन्न होता है उससे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। भूकंपीय तरंगों में जो एस तरंगे होते हैं, एस वेव्स होता है, यह अनुप्रस्थ तरंग होता है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, वीणा आदि में, इनमें जो है अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है। अनुप्रस्थ तरंगे श्रृंग एवं गर्त के प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है। माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई तरंग का श्रृंग कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इस तरह से जो होगा ये क्या होगा, श्रृंग, और ये गर्त होगा। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है श्रृंग एवं गर्त के प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है। माध्यम के कणों के द्वारा कंपन के समय अपनी माध्य स्थिति से प्राप्त की गई अधिकतम ऊंचाई तरंग का क्या होता है, श्रृंग कहलाता है। और माध्य स्थिति से प्राप्त की गई निम्नतम गहराई तरंग का गर्त कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग, ये कण है, कंपन करें, माध्यम अवस्था है ए बी सी डी ई। ए क्या है, ये गर्त, बी क्या हो जाएगा, ए श्रृंग, बी गर्त, सी श्रृंग, डी आपका क्या हो जाएगा, गर्त हो जाएगा। तो और ये जो है ये है तरंग की गति, तरंग गति की दिशा। यहां पे देखिए किसी क्षण में अनुप्रस्थ तरंग, तो देखिए यहां पे आप देख सकते हैं इस तरह से कंपन करते हुए, और ये है आपका जल सतह पर अनुप्रस्थ तरंग, तो वेव उत्पन्न होता है इस तरह से। ठीक है, तो गर्त और श्रृंग इसमें भी उत्पन्न होता है। तनी हुई डोरी में उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंग जो गिटार, वीणा, ये सब जो है, इसमें भी क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न होता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे, जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में गति करते हैं, तब उन तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलन प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है। अनुदैर्ध्य तरंगे संपीड़न एवं विरलन प्रतिरूप बनाते हुए गति करती है, याद रखिएगा। संपीड़न वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण अत्यधिक संपीड़ित हो जाते हैं और आसपास, मतलब सबसे कह सकते हैं पास पास ये आ जाते हैं। जबकि विरलन वह क्षेत्र है जहां माध्यम के कण विरलन हो जाते हैं, विरल हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं। तार की एक लंबी स्प्रिंग के एक सिरे को दीवार से जो है बांधकर तथा दूसरे सिरे को पकड़कर आगे पीछे करने पर स्प्रिंग लंबाई के अनुदिश कंपन करने लगती है। एक स्प्रिंग में अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है। तो यहां पे अनुदैर्ध्य तरंग को दिखाया गया है, यह है तरंग दैर्ध्य।
यहां पे देखिए संपीड़न हो रहा है, यानी जो कंपन के जो कण हैं ये काफी नजदीक हैं और ये विरलन है, यानी इनमें जो दूरी है काफी ज्यादा है। ठीक है, तो और ये क्या है, तरंग की गति की जो है दिशा है। यहां पे भी आप तरंग दैर्ध्य को देख सकते हैं, जो संपीड़न विरलन इस तरह से जो है दिखाया गया है। तो पास पास संपीड़न यानी कंप्रेस्ड हो रहे हैं, और विरलन यानी दूर दूर हैं। ठीक है, और ये जो है तरंग की गति की दिशा है। देखिए अनुदैर्ध्य तरंगों के जो उदाहरण हैं आपको याद रखना है। अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण में पहला है ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स अनुदैर्ध्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में जो पी तरंगे होती हैं, पी वेव्स होता है, ये अनुदैर्ध्य तरंगों के उदाहरण है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होते हैं, तो याद रखिएगा। और यहां पे देखिए अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो अंतर को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जो है, इनमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, इनमें माध्यम के जो कण होते हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जबकि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, इनमें माध्यम के कण क्या करते हैं, इनमें माध्यम के कण जो होते हैं तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। याद रखिएगा। दूसरा इसमें जो अंतर है, अनुप्रस्थ तरंगे, ये तरंगे श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में संचरित होती है। एक श्रृंग तथा एक गर्त से मिलकर एक अनुप्रस्थ तरंगे बनती है। और अनुदैर्ध्य तरंगे, ये तरंगे संपीड़न तथा विरलनों के रूप में संचरित होती है। एक संपीड़न तथा एक विरलन से मिलकर एक अनुदैर्ध्य तरंग बनती है। अनुप्रस्थ तरंगे, ये तरंगे ठोस माध्यमों में तथा द्रवों के ऊपर जो तल होता है, सरफेस होता है, द्रव की जो सरफेस होता है, यहां पर ये उत्पन्न होती है। तो याद रखिएगा, अनुप्रस्थ तरंगे ठोस माध्यमों में तथा द्रवों के ऊपरी तल पर उत्पन्न होती है, परंतु द्रवों के अंदर तथा गैसों में ये उत्पन्न नहीं होती है। अनुदैर्ध्य तरंगे, ये तरंगे जो है ठोस, द्रव और गैसों तीनों प्रकार के माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगों के संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। अगर वही अनुदैर्ध्य तरंगों में बात करें, तो अनुदैर्ध्य तरंगों के संचरित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है ध्वनि, साउंड क्या है। देखिए ध्वनि विक्षोभ तरंगों के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है। श्रोता यानी सुनने वाला। ध्वनि विक्षोभ तरंगों के रूप में श्रोता के कानों में पहुंचती है, जिसे कान के पर्दे क्या करते हैं, जिसे कान के पर्दे में स्पंदन होते हैं और हमें ध्वनि का जो है अनुभव होता है। ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स जो होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ध्वनि तरंगे जो है, ध्वनि यांत्रिक तरंगों अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों का एक प्रकार है। इसीलिए ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। ये तरंगे ठोस, द्रव और गैसीय तीनों माध्यमों में संचरित होती है। वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा। तो देखिए जो ध्वनि तरंगे हैं, इनको संचरण के लिए किसी न किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में संचरित होती है। वायुमंडल तथा किसी अन्य माध्यम की अनुपस्थिति के कारण ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के धरातल पर सामान्य रूप में यानी बिना किसी यंत्र के उपयोग के बातचीत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण, इन्हें 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अपश्रव्य तरंगे, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे। इन तीनों तरंगों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है अपश्रव्य, इंफ्रासोनिक वेव्स। अपश्रव्य तरंगे, जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, जिन अनुदैर्ध्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, अपश्रव्य तरंगे कहलाती है, इंफ्रासोनिक वेव्स कहलाती है। जैसे भूकंप के समय पृथ्वी के कंपन से उत्पन्न तरंगे, ज्वालामुखी, भूस्खलन एवं उल्का पिंडों से उत्पन्न तरंगे आदि। अपश्रव्य जो तरंगे है, इंफ्रासोनिक जो वेव्स है,
अच्छा, इसमें अंतर हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें श्रव्य तरंगे, सोनिक वेव्स, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सकता है। श्रव्य यानी सुनना, तो जिन तरंगों को हमारा कान जो है सुन सकता है उन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है। और इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, और यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा, श्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। मनुष्यों और जानवरों, बांसुरी, शहनाई, ढोल आदि के द्वारा उत्पन्न ध्वनियां श्रव्य तरंगों के उदाहरण हैं। इसके बाद है अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी पराश्रव्य तरंगे। देखिए, वे अनुदैर्ध्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। वे अनुदैर्ध्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है वो पराश्रव्य तरंगे कहलाती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कहलाता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे मनुष्य नहीं सुन सकता है। इन तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो अधिक और तरंग दैर्ध्य कम होती है। तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य क्या होता है, कम होता है। बंदर, डॉल्फिन, जो डॉल्फिन मछली है, बंदर, डॉल्फिन मछली, चमगादड़, बिल्ली, कूते आदि पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। कूते लगभग 50,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक और चमगादड़ लगभग 1,00,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग, इनका उपयोग यानी यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रव्य तरंगों के उपयोग पहला है सोनार में। देखिए, साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग, तो सोनार प्रणाली में इनका प्रयोग समुद्री गहराई मापने में तथा जल के भीतर डूबी पनडुब्बियों का पता लगाने में किया जाता है। संकेत भेजने, चिकित्सा विज्ञान में सोनोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हम लोग इंफ्रासोनिक वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स में जो है तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, इनमें अंतर को देखेंगे। तो देखिए, अपश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है कितना होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है, और पराश्रव्य तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अपश्रव्य तरंगे, ये तरंगे बड़े आकार के ध्वनि स्रोतों के कंपन के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। जो पराश्रव्य तरंगे हैं, ये तरंगे गाल्टन की सिटी के द्वारा तथा दाब विद्युत प्रभाव के द्वारा क्वार्टर्स के क्रिस्टल के कंपनों से उत्पन्न की जा सकती है। अपश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक जो वेव्स है यह कम ऊर्जा ग्रहण करती है और अल्ट्रासोनिक वेव्स ये अधिक ऊर्जा ग्रहण करती है। इंफ्रासोनिक वेव्स जो है अधिक तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में कम दूरी तक जाती है। तो जो अपश्रव्य तरंगे हैं अधिक तरंग दैर्ध्य होने के कारण माध्यम में कम दूरी तय करती हैं, जबकि पराश्रव्य तरंगे जो हैं कम तरंग दैर्ध्य के कारण माध्यम में ये अधिक दूरी तक जाती है। ध्वनि अथवा सांगीतिक ध्वनि के प्रमुख गुण, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सामान्य ध्वनि तथा विभिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियां यानी सांगीतिक जो ध्वनियां हैं, इनमें 4 विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। कितना? 4, जिनके आधार पर ध्वनियों में भिन्नता जो है अनुभव की जाती है। ध्वनियों के ये गुण और उनका संक्षिप्त जो वर्ण है निम्नवत है। ध्वनियों के गुण, तो पहला गुण है प्रबलता, तारत्व, गुणता और तीव्रता। इन सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्रबलता क्या है? लाउडनेस। प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को जो है धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। तो प्रबलता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके अनुरूप ध्वनि कान को जो है धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि जब मंद हो तब उसकी प्रबलता कम होती है, परंतु तीव्र ध्वनि की स्थिति में प्रबलता जो है अधिक होती है। तो जब ध्वनि मंद हो तो उसकी प्रबलता क्या होती है? कम होती है, और जब ध्वनि तीव्र हो तो उसकी प्रबलता अधिक होती है। यदि ध्वनि तरंग के आयाम छोटे हो तो ध्वनि मृदु और धीमी होगी, और आयाम बड़े हो तो ध्वनि तीक्ष्ण और तीव्र होगा, यानी ज्यादा लाउडली होगा। और इसे डेसिबल में, यानी ध्वनि को जो है डेसिबल में मापा जाता है, जिसका एक अन्य मात्रक वाट बटा मीटर भी है। क्या है? वाट बटा मीटर। तारत्व क्या है?
तारत्व सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जो उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति जितनी अधिक होगी तारत्व उतना ही अधिक ऊंचा होगा, हाई होगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं निम्न तारत्व और उच्च तारत्व फिगर के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। तो देखिए ध्वनि तरंग की निम्न आवृत्ति अर्थात ध्वनि का निम्न तारत्व, ठीक है, और यहां पे जो है उच्च तारत्व आप देख सकते हैं। तो ध्वनि तरंग की उच्च आवृत्ति ध्वनि का उच्च तारत्व। गुणता क्या है? गुणता देखिए गुणता सांगीतिक स्वर का वो अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व तथा समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। याद रखिए गुणता, गुणता जो है सांगीतिक स्वर का वह अभिलक्षण है जिसके कारण भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों से उत्पन्न समान तारत्व और समान प्रबलता वाली दो ध्वनियों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। तो तीव्रता क्या है? तीव्रता एक भौतिक राशि है जो तरंगों के द्वारा ऊर्जा के स्थानांतरण की दर को व्यक्त करती है। देखिए ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ साथ कान की सुग्राहिता पर भी निर्भर करती है। यानी ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होती है तथा श्रोता से जो है जो सुनने वाले मतलब कि जहां स्रोत जो उत्पन्न होता है, तो कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता उसके आयाम के समानुपाती होती है तथा स्रोत से ध्वनि की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसके बाद यहां पे आप जो है फिगर के माध्यम से स्पष्ट देख सकते हैं दीर्घ आयाम और दीर्घ आयाम जो है यहां पे आप देख सकते हैं मंद ध्वनि, ध्वनि तरंगों का लघु आयाम मंद ध्वनि या मृदु ध्वनि, और दीर्घ आयाम यानी यहां पे देख सकते हैं यहां पे प्रबल ध्वनि जो है ध्वनि तरंगों का दीर्घ आयाम प्रबल ध्वनि। देखिए यहां पे ध्वनि स्रोत और तीव्रता दिया गया है डेसिबल में, तो किस ध्वनि का कितना तीव्रता होता है याद रखिएगा। साधारण जो बातचीत होता है, साधारण जो कन्वर्सेशन होता है उसकी तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल के बीच होता है। अगर आप तेज बातचीत करते हैं मतलब चिल्ला चिल्ला कर लाउडली, तो इसकी तीव्रता 50 से 60 डेसिबल के बीच होता है। तेज संगीत या शोर की जो तीव्रता होता है वो 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के जो पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्तों की जो सरसराहट होती है, इनकी तीव्रता कितनी होती है? तो 10 से 20 डेसिबल के बीच। सायरन जैसे पुलिस एम्बुलेंस का जो सायरन होता है, इनकी तीव्रता 110 से 120 डेसिबल के बीच होता है। जेट विमान की जो तीव्रता होता है 140 से 150 डेसिबल के बीच होता है। और जो औद्योगिक यंत्र संयंत्र या जो कारखाने हैं इनसे उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि होती है इनकी तीव्रता 100 से 120 डेसिबल के बीच होता है। तो याद रखिएगा। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर बात करें तो 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि जो होती है ये मानव के लिए सबसे उपयुक्त तीव्रता होती है ध्वनि की। और 75 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि मानव स्वास्थ्य पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है। और 80 डेसिबल से अधिक तीव्रता की ध्वनि को जो है शोर कही जाती है, मतलब काफी ज्यादा जो होता है जिससे कानों को दर्द होने लगता है, सर में दर्द हो जाता है। इस तरह की जो ध्वनि होती है वो 80 डेसिबल से अधिक की तीव्रता वाली होती है। इन्हीं को शोर नॉइज कहा जाता है। तरंग की चाल स्पीड ऑफ वेव, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए तरंग के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को तरंग की चाल कहा जाता है और इसका मात्रक जो होता है मीटर बटा सेकेंड होता है और इसे v से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और मान लीजिए t सेकेंड में तरंग के द्वारा चली गई दूरी जो है तरंगदैर्ध्य है, लेमडा तरंगदैर्ध्य है, तो क्या होगा याद रखिएगा। t सेकेंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी बराबर लेमडा, और 1 सेकेंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी लेमडा, मतलब इसे तरंगदैर्ध्य भी कहते हैं, इसे लेमडा से सूचित किया जाता है। तो 1 सेकेंड में तरंग के द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगा? लेमडा बटा टी, और तरंग की चाल यानी v बराबर लेमडा बटा टी हो जाएगा। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं।
इसीलिए ये ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में गति कर सकती है। लेकिन भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि तरंगों की चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है, और इसका प्रमुख कारण यह है कि अनेक बाह्य कारक ध्वनि तरंगों की गति को प्रभावित करते हैं। ये कारक एवं उनका प्रभाव जो है निम्नलिखित है। ठीक है, तो वायु अथवा अन्य गैसीय माध्यमों में ध्वनि की चाल, अनुदैर्ध्य तरंग की चाल। वायु में ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या है? वायु अथवा अन्य गैस, इनमें ध्वनि की चाल वायु के परम, याद रखिएगा, वायु में ध्वनि की चाल वायु के परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यहां पे अब जो है इक्वेशन के माध्यम से देख सकते हैं, भी समानुपाती √T। वायु में ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव, यदि वायु अथवा अन्य गैसीय माध्यम का ताप नियत हो तो दाब में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद तीसरा जो है, ध्वनि की चाल पर वायु की गति का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ईयर। इफेक्ट ऑफ मोशन ऑफ ईयर, यदि ध्वनि का संचरण वायु की गति की दिशा में हो रहा हो तो ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, V + W। लेकिन यदि ध्वनि का संचरण वायु की गति के विपरीत दिशा में हो तो ध्वनि की चाल में कमी हो जाएगी, यानी V - W। ध्वनि की चाल पर वायु में उपस्थित आर्द्रता का प्रभाव। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, वायु की तुलना में जल वाष्प यानी वाटर जो वेपर होता है, जल वाष्प जो होता है, वायु के तुलना में जल वाष्प का जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसीलिए जल वाष्प युक्त वायु यानी आर्द्रता युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होगा। तो ध्वनि का वेग बराबर क्या होगा, याद रखिएगा, √YP/P, जहां पे ये P जो है दाब है और ये जो P है वो घनत्व है। ठीक है, और जैसे Y जो है गैस की दो विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात है, तो उपयुक्त सूत्र के अनुसार अगर बात करें तो ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए आर्द्रता युक्त वायु में ध्वनि की भी चाल जो है अधिक होगी। ध्वनि की चाल पर आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य का प्रभाव, किसी भी माध्यम में ध्वनि की चाल पर आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य प्रभाव नहीं पड़ता है। मैक संख्या क्या है, मैक नंबर, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो देखिए, किसी माध्यम में निश्चित ताप और दाब पर किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप और दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या बराबर होता है किसी माध्यम में वस्तु की चाल बटा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल। तो मैक संख्या क्या है, किसी माध्यम में निश्चित ताप व दाब पर किसी वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ताप और दाब में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। इसके बाद है ध्वनि बूम क्या है, सोनिक बूम क्या है। याद रखिएगा, जब एक पिंड ध्वनि की चाल से अधिक तीव्र गति से चलता है, जब कोई पिंड ध्वनि के चाल से भी अधिक तीव्र गति से चलता है तो उसके पीछे प्रघाती तरंगों का एक विस्फोट शोर उत्पन्न होता है। इसी शोर को ध्वनि बूम कहा जाता है। जैसे गोलियां, जेट वायुयान, रॉकेट आदि की गति से उत्पन्न ध्वनि जो है ये ध्वनि बूम कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। और दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, क्यों? दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है, देखिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दिन के समय गर्मी के कारण पृथ्वी तल के निकट की वायु गर्म होने के कारण विरल होती है, रेयर होती है। तो याद रखिएगा, दिन के समय गर्मी के कारण पृथ्वी तल के निकट जो एयर होता है, वायु होता है, ये गर्म हो जाता है और गर्म होने के कारण ये विरल होता है। और उसके ऊपर जाने पर वायु जो है ठंडी होने के कारण सघन हो जाती है। यदि पृथ्वी पर स्थित कोई सायरन ध्वनि उत्पन्न करे तो ध्वनि तरंगे विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण अभिलंब की ओर झुकती हुई पृथ्वी से दूर चली जाती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, दिन में सायरन की ध्वनि जो है इनकी तीव्रता पृथ्वी पर स्थित श्रोता को कम सुनाई पड़ती है, लेकिन
अगर बात करें रात्रि के समय, तो रात्रि के समय पृथ्वी तल के निकट की जो एयर होती है, वायु होती है, शीघ्र ठंडी होकर सघन हो जाती है और पृथ्वी तल से ऊपर की वायु जो है अपेक्षाकृत गर्म होने से विरल होती है। इसीलिए सायरन से उत्पन्न ध्वनि तरंगे सघन से विरल माध्यम में जाने के कारण अभिलंब से दूर हटती है तथा अंत में पूर्ण परावर्तित होकर पृथ्वी की ओर लौटने लगती है, जिससे सायरन की ध्वनि पृथ्वी पर स्थित श्रोता को तेज सुनाई पड़ती है रात्रि के समय। तो रात्रि के समय और दिन के समय जो ध्वनि की तीव्रता है या ध्वनि सुनने की जो तीव्रता है कम ज्यादा क्यों होता है, आपको समझ में आ गया? ठीक है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल दिया गया है। तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल जो है 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है, निकल में 6040, स्टील में 5960, लोहा में 5950, पीतल में 4700 और कांच में 3980। तो चाल याद रखिएगा। समुद्री, ठीक है, समुद्री में जो चाल होता है ध्वनि की वो होता है 1533 मीटर प्रति सेकंड, जल का 1402 मीटर प्रति सेकंड और सामान्य जल में 1493 मीटर प्रति सेकंड, एथेनॉल में 1144 मीटर प्रति सेकंड, मेथेनॉल में 1103 मीटर प्रति सेकंड। आप अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल 1286 मीटर प्रति सेकंड, हीलियम में 972 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 331 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 343 मीटर प्रति सेकंड और वायु में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी वायु का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो इसमें ध्वनि की जो चाल होगी 346 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल द्रव तथा गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। तो याद रखिएगा, ध्वनि की चाल जो है द्रव और गैसीय माध्यम में, गैसीय और द्रव माध्यम की अपेक्षा जो है ज्यादा होता है। तो ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल द्रव और गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। द्रव माध्यम में ध्वनि की चाल गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल से अधिक है। सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल ठोस, इसके बाद द्रव और इसके बाद गैसीय माध्यम में। तो यहां पे ध्वनि की चाल का जो क्रम दिया गया है, तो सबसे जो क्रम है सबसे ज्यादा ठोस माध्यम में, इसके बाद द्रव और गैसीय माध्यम। तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगों का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन एवं अपवर्तन। जब ध्वनि तरंगे दो भिन्न माध्यमों के मध्य स्थित किसी पूर्णतः दृढ़ अथवा अपेक्षाकृत कम दृढ़ सीमा से टकराती है तो ध्वनि तरंगों का कुछ भाग अपने प्रारंभिक माध्यम में वापस आ जाता है, कुछ भाग उसी सीमा पर जो है अवशोषित कर लिया जाता है तथा कुछ भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है। ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहलाता है। तो ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की घटना को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के पृष्ठों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि हम किसी कुएं में झांक कर बोलते हैं तो हमें अपनी आवाज कुएं से आती हुई सुनाई देती है। इसके बाद प्रतिध्वनि क्या है, इको क्या है। देखिए यहां से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। परावर्तक सतह से टकराकर, यानी परावर्तक यानी ध्वनि जहां जिस सतह से टकराकर वापस आता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो परावर्तक सतह से टकराकर ध्वनि के पुनः सुनाई देने पर प्रतिध्वनि का जन्म होता है। यानी किसी स्थान पर उत्पन्न ध्वनि जब किसी दूर के तल से परावर्तित होकर पुनः सुनाई देती है, यह प्रतिध्वनि क्या कहलाती है, यह ध्वनि जो है प्रतिध्वनि कहलाती है, इको कहलाती है। यदि परावर्तक पृष्ठ श्रोता के समीप होता है, यदि परावर्तक पृष्ठ यानी जहां से ध्वनि मतलब कि परावर्तित होती है, जिस मतलब कि जहां से ध्वनि जो है अंत होकर परावर्तित होती है, टकराकर वापिस होती है, वही परावर्तक जो सतह है जो है पृष्ठ जो है श्रोता के यानी सुनने वाले के समीप होता है तो प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई नहीं देती है, क्योंकि मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि दोनों लगभग एक साथ सुनाई देती है। यदि परावर्तक तल हमारे कानों से, यदि परावर्तक तल जो है जहां से टकराने वाली ध्वनि जो होती है,
तो परावर्तक तल हमारे कानों से अधिक दूरी पर हो तो हमें परावर्तित ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के कुछ क्षणों के बाद सुनाई देती है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, पहला जो दशाएं हैं, परावर्तक तल का क्षेत्रफल अधिक हो तथा प्रारंभिक ध्वनि लघु और उच्च आवृत्ति की हो। दूसरा जो दशाएं हैं प्रतिध्वनि के लिए, परावर्तक तल ध्वनि स्रोत से कम 16.6 मीटर यानी लगभग 17 मीटर के दूरी पर जो है स्थित होना चाहिए। प्रतिध्वनि के माध्यम से वायुयान की ऊंचाई, समुद्र की गहराई, सुदूर स्थित पहाड़ की दूरी आदि ज्ञात कर सकते हैं। तो याद रखिएगा। इसके बाद अनुरणन क्या है? अनुरणन देखिए, सिनेमा घर, हॉल, जो सिनेमा घर होते हैं जहां पे मूवी देखा जाता है, तो सिनेमा घरों में, हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के कारण क्या होता है, ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। यानी उसमें क्या होता है, कह सकते हैं इको उत्पन्न होता है, तो ध्वनि जो है कंपन करते रहता है। तो सिनेमा घर, हॉल आदि में ध्वनि स्रोत के बंद होने के पश्चात भी ध्वनि जो है कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। इसे अनुरणन कहते हैं। प्रतिध्वनि के बंद होने तक के समय को अनुरणन काल कहा जाता है, पीरियड कहलाता है। और अनुरणन से श्रवण में, अनुरणन से श्रवण में, जो सुनने वाले होते हैं श्रवण, तो अनुरणन से श्रवण में बाधा न हो इसलिए हॉल की जो दीवारें हैं उनको खुरदरे प्लास्टर, पर्दे, ध्वनि और शोषक पटल आदि जो है इनमें लगा दिया जाता है ताकि ध्वनि जो है कंपन न करे। ठीक है। और ये जो खुरदरे जो प्लास्टर होते हैं, जो हॉल की दीवारें जो होते हैं, खुरदरे प्लास्टर और पर्दे, ध्वनि या अवशोषक जो पटल होते हैं, ये अतिरिक्त ध्वनि को क्या कर सकते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। ठीक है। और जिससे जो ध्वनि होता है उसमें इको नहीं होता है, यानी परावर्तित नहीं होता है, कंपन नहीं होता है और स्पष्ट आदमी सुन पाता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्वनि तरंगों का जो अपवर्तन है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स, तो ध्वनि तरंगों का जो अपवर्तन है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों, जो ध्वनि तरंग है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना ध्वनि का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि तरंगों का अपने पथ से विचलित हो जाना क्या कहलाता है, ध्वनि का अपवर्तन। ध्वनि का अपवर्तन माध्यम के घनत्व पर निर्भर होता है, इसीलिए विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है और इसके अतिरिक्त दोनों माध्यमों के ताप में भिन्नता के कारण भी ध्वनि का अपवर्तन भिन्न भिन्न होता है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। जब ध्वनि तरंगे अवरोधों से टकराकर समाप्त नहीं होती है और नहीं वापस जाती है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाती है, यही गुण ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाता है। ठीक है। जब ध्वनि तरंगे अवरोध से टकराकर, ठीक है, अवरोध से टकराकर क्या करता है, वापस ये नहीं जाता है बल्कि मुड़कर आगे बढ़ जाता है, यही गुण जो होती है ध्वनि तरंगों का विवर्तन कहलाती है। ठीक है। तो फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं, ये रहा आपका संकीर्ण रिक्त, क्या है, संकीर्ण रिक्त स्थान युक्त दीवार, और यह आपका विवर्तन ध्वनि। तो फिगर के माध्यम से आप स्पष्ट कर पाएंगे। एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड वेव्स। ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो, जब ध्वनि स्रोत यानी जहां से उत्पन्न होता है और श्रोता जो सुनने वाले होते हैं, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो श्रोता के द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति तथा ध्वनि स्रोत के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति में अंतर पाया जाता है। ठीक है। जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो और श्रोता के द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी जो आवृत्ति है और ध्वनि श्रोता के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की जो वास्तविक आवृत्ति है, इसमें अंतर पाया जाता है। आवृत्ति परिवर्तन की इस घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसमें जो है निम्नलिखित स्थितियां संभव है। ध्वनि जो है, पहला स्थितियां हैं, ध्वनि स्रोत
ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर गतिमान हो। दूसरा जो स्थितियां हैं, जो संभव है, श्रोता स्थिर ध्वनि स्रोत की ओर एक समान वेग से गति कर रहा हो। तीसरा है ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे की ओर गतिमान हो। चौथा, ध्वनि स्रोत तथा श्रोता दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में हो। देखिए, यदि ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य दूरी कम हो रही हो तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति में वृद्धि होती है, और इसके विपरीत यदि दोनों के मध्य दूरी बढ़ रही हो तो ध्वनि की आभासी आवृत्ति में कमी आती है। देखिए, डॉपलर प्रभाव के जो अनुप्रयोग हैं इनको याद रखिएगा। वायु में उड़ते हुए वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाने में डॉपलर प्रभाव का उपयोग होता है। समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बियों के वेग और अवस्थिति के निर्धारण में डॉपलर प्रभाव के जो अन्य अनुप्रयोग हैं, तारों तथा आकाश गंगाओं की गति के अनुमान के लिए भी इसका जो है अनुप्रयोग किया जाता है। इसके बाद है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? किसी माध्यम में एक ही स्थान पर अनेक तरंगों का मिलना तरंगों का अध्यारोपण अथवा अति व्यापन कहलाता है। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना गति कर सकती है एवं अन्य तरंगों की उपस्थिति से किसी तरंगों के गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। याद रखिएगा, तरंगों के अध्यारोपण का जो सिद्धांत है कह रहा है कि किसी माध्यम में एक ही स्थान पर अनेक तरंगों का मिलना तरंगों का अध्यारोपण अथवा अति व्यापन कहलाता है। अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार किसी माध्यम में दो या दो से अधिक तरंगे एक दूसरे की गति को प्रभावित किए बिना गति कर सकती है एवं अन्य तरंगों की उपस्थिति से किसी तरंग के गुणधर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु माध्यम के किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी तरंगों के द्वारा किसी विशिष्ट समय पर परिणामी विस्थापन उन सभी तरंगों के द्वारा पृथक रूप से उत्पन्न विस्थापनों का बीजगणितीय योग होता है, फैक्टर सम होता है। तो यहां पर दिया गया, माना कि किसी बिंदु पर n तरंगे मिल रही है तथा वे पृथक रूप से y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn यानी मतलब कि n तक कोई लिमिट नहीं है, तो yn मान लीजिए विस्थापन उत्पन्न कर रही है, तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी विस्थापन बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट yn तक। अध्यारोपण सिद्धांत मुख्यतः तीन घटनाओं पर आधारित है। अध्यारोपण सिद्धांत जो है मुख्यतः कितने घटनाओं पर आधारित है? तो तीन घटनाओं पर। पहला है अप्रगामी तरंग, दूसरा है विस्पंद, तीसरा है व्यतिकरण। इन तीनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला है अप्रगामी तरंग। अप्रगामी तरंग क्या है? जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे किसी आबद्ध माध्यम में एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न होती है जो स्थिर प्रतीत होती है, और यह तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। तो याद रखिएगा, अप्रगामी तरंग क्या है? तो जब दो एक जैसी अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगे किसी आबद्ध माध्यम में एक ही चाल से विपरीत दिशाओं में चलकर एक दूसरे पर अध्यारोपित हो तो उनके अध्यारोपण से एक नई तरंग उत्पन्न होती है जो स्थिर प्रतीत होती है। यह तरंग अप्रगामी तरंग कहलाती है। आबद्ध माध्यम में कुछ बिंदु सदैव विरामावस्था में होते हैं, उन्हें निस्पंद नोड कहते हैं, और इन पर दाब तथा घनत्व का परिवर्तन अधिकतम होता है। याद रखिएगा, दो निस्पंदों के मध्य स्थित ऐसे बिंदु जिनका विस्थापन अन्य बिंदुओं की अपेक्षा अधिक होता है प्रस्पंद कहलाते हैं, और इन पर दाब तथा घनत्व का परिवर्तन जो होता है न्यूनतम होता है, कम होता है। दो निकटतम निस्पंदों अथवा प्रस्पंदों के मध्य की दूरी जो है λ/2 होती है। यहां पे आप देख सकते हैं, यह है निस्पंद, यह प्रस्पंद, प्रस्पंद और यह निस्पंद, यह निस्पंद और यह निस्पंद, यह है तरंगदैर्ध्य, यानी इसे लैम्डा के द्वारा सूचित किया गया है। इसके बाद विस्पंद क्या है, बिट्स क्या है? जब लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोतों से, जब लगभग समान आवृत्ति के दो ध्वनि स्रोतों से एक साथ ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो समय के साथ साथ उनके मध्य कलांतर जो है कलांतर में परिवर्तन होता है, अर्थात
ध्वनि तरंग की तीव्रता में उतार तथा चढ़ाव होता है, ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, यहां पे विस्थापन, यहां पे देख सकते हैं समय टी दिया गया है, तो फिगर के माध्यम से चीजों को आप स्पष्ट कर पाएंगे। तो तीसरा जो इसमें है ध्वनि तरंगों का व्यतिकरण। देखिए, समान आवृत्ति तथा समान आयाम वाली दो ध्वनि तरंगे जब किसी बिंदु पर मिलती है तब उनकी ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है और इस परिघटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। यदि तरंगे समान कला में पहुंचती है तो वहां ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होती है, जिसे समपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जबकि विपरीत कला में स्थित तरंगों की तीव्रता न्यूनतम होती है, इसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसके बाद है प्रगामी तरंगे, प्रोग्रेसिव वेव्स। देखिए, प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है, जिसके कारण इनके साथ ऊर्जा एवं संवेग का प्रवाह होता है। प्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण कंपन करते हैं तथा इनके कंपन तथा आयाम समान होते हैं। किसी भी क्षण प्रगामी तरंग के संचरण के कारण एक कण से दूसरे कण की कला जो है लगातार बदलती रहती है। प्रगामी तरंगों के सभी कण एक साथ विरामावस्था में नहीं होते हैं। अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में माध्यम के सभी कण दाब व घनत्व परिवर्तन की समान अवस्थाओं से गुजरते हैं। अनुप्रस्थ प्रगामी तरंगों में तरंग शीर्ष एवं तरंग गर्त एवं अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र एक निश्चित वेग से आगे बढ़ते हैं। अप्रगामी तरंगे, स्टैंडिंग वेव्स। अप्रगामी तरंगे दो सीमाओं के बीच स्थिर रहते हुए फैलती और सिकुड़ती है तथा इनके साथ ऊर्जा और संवेग का प्रवाह नहीं होता है। अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों को छोड़कर सभी कण कंपन करते हैं, किंतु कंपन के आयाम समान नहीं होते हैं। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच स्थित कण समान कला में कंपन करते हैं तथा निस्पंदों के दोनों ओर स्थित कण विपरीत कलाओं में कंपन करते हैं। अप्रगामी तरंगों में एक आवर्त काल में दो बार सभी कण विराम अवस्था से गुजरते हैं। अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों पर दाब व घनत्व परिवर्तन अधिकतम और प्रस्पंदों पर जो है न्यूनतम होता है। तो याद रखिएगा, अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगों में निस्पंदों पर दाब व घनत्व परिवर्तन अधिकतम और प्रस्पंदों पर न्यूनतम होता है। अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंग में श्रृंग व गर्त तथा अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंगे जो होती है, अप्रगामी तरंगों में संपीड़न व विरलन केंद्र नियत बिंदु पर एकांतर क्रम में उत्पन्न होते हैं जो आगे नहीं बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। याद रखिएगा, वे तरंगे जो बिना किसी भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है। भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती, बिना भौतिक माध्यम के निर्वात में भी संचरण कर सकती है, वे तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती है, जैसे प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, पराबैंगनी तरंगे आदि। विद्युत चुंबकीय तरंगों का परास जो होता है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁸ मीटर तक होता है और इसी परास के मध्य विभिन्न तरंगे जो है पाई जाती है। इन तरंगों का तरंगदैर्ध्य के क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है दी गई है, उनके खोजकर्ता का नाम, तरंगदैर्ध्य परास, आवृत्ति परास और उपयोग। तो हम लोग देखिए इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है खोजकर्ता के नाम और इसका उपयोग क्या है। तो खोजकर्ता और उपयोग इन दोनों के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। आप जो है एक दो बार तरंगदैर्ध्य परास और आवृत्ति परास के बारे में भी आप जो है एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा। जैसे गामा किरणें हैं, गामा किरणों की खोजकर्ता कौन है? तो हेनरी बैकुरेल। कौन है? हेनरी बैकुरेल हैं। गामा किरणों के खोजकर्ता हेनरी बैकुरेल हैं और तरंगदैर्ध्य परास जो है 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁻10 मीटर के बीच है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आवृत्ति परास जो है 10⁻20 से 10⁻24 के बीच है। गामा किरणों का जो उपयोग है, इनकी वेधन क्षमता अत्यधिक होती है और इनका जो उपयोग है नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरणों, जो एक्स किरणें हैं, एक्स रे जो है,
इनके खोजकर्ता है WC रॉन्टजन, ठीक है, और इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। पराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता हैं जोहान रिटर, और इसका उपयोग है सिकाई करने में, सिकाई यानी सेकने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में, जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। इसके बाद है दृश्य किरणें, विजुअल रेडिएशन, इसके खोजकर्ता है न्यूटन, और इसका उपयोग इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती है। इसके बाद है इंफ्रारेड रेडिएशन यानी अवरक्त विकिरण, इसके खोजकर्ता है विलियम हर्शेल। इसका उपयोग यानी अवरक्त विकिरण जो है, अवरक्त विकिरणों के जो उपयोग हैं, ये किरणें उष्मीय विकिरण है, और ये जिस वस्तु पर आपतित होती हैं, ये जिस कौन अवरक्त विकिरण, ये जिस वस्तु पर आपतित होती है उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग कोहरे में, फोटोग्राफी में, सिंचाई में, और टीवी के जो रिमोट कंट्रोल होता है इसमें किया जाता है। तो अवरक्त विकिरण का उपयोग कहां कहां होता है याद रखिएगा, ठीक है। रिमोट कंट्रोल में जो प्रयोग होता है, जो विकिरण उपयोग होता है, पूछा जाता है कि वो कौन सा विकिरण है, तो अवरक्त विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन, यहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो खोजकर्ता और उपयोग याद रखिएगा। इसके बाद है लघु रेडियो तरंगे, इसके खोजकर्ता है हेनरिक, ठीक है, और इसका उपयोग लघु रेडियो तरंगों का जो उपयोग है, इनका उपयोग रेडियो, टेलीविजन, रडार और टेलीफोन में किया जाता है। इसके बाद है दीर्घ रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंगे यानी लॉन्ग रेडियो वेव्स, इसके खोजकर्ता है मार्कोनी, और इसका उपयोग रेडियो और टेलीविजन में होता है। यहां पे द्रव्य प्रकाश वर्णक्रम दिया गया है, पराबैंगनी, बैगनी, यानी अल्ट्रावायलेट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यह है आपका इंफ्रारेड विकिरण। इनका जो आप देख सकते हैं जो वर्णक्रम जो दिया गया है, पराबैंगनी का 400 एंगस्ट्रॉम, बैगनी का 4300, और जामुनी का यानी इंडिगो का 4600 एंगस्ट्रॉम, नीला का 5000, हरा का 5700, पीला का 6000, नारंगी का 6400, और लाल का जो है आप देख सकते हैं, और इसके बाद अवरक्त का जो है यहाँ पे 7800। तो इस तरह से जो है दिया गया है, तो आप जो है याद रखिएगा, क्रम याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों और ध्वनि तरंगों में अंतर क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्वनि तरंगों में जो अंतर है डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो अंतर है माध्यम में अगर देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय किरणों के संचरण के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर दूसरा अंतर देखें तरंग का वेग के संदर्भ में, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि तरंगे जो हैं इनका जो वेग है, ध्वनि तरंगों का वायु में वेग 343 मीटर प्रति सेकंड या 0.330 किलोमीटर प्रति सेकंड है। दाब परिवर्तन के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में अगर देखें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के समय दाब परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ध्वनि तरंगों के संचरण के समय दाब परिवर्तन होता है। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कॉस्मिक किरणें क्या है? कॉस्मिक किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से भिन्न नहीं होती है। कॉस्मिक किरणें सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न होने वाली उच्च ऊर्जा युक्त विकिरण है। ये उच्च ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है। तो कॉस्मिक रेज क्या है याद रखिएगा। देखिए, इस पर यानी इस चैप्टर से आधारित जो प्रश्न पहला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि यानी नाइट विजन उपकरण में किया जाता है। तो किस प्रकार की तरंगों का जो प्रयोग है रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवरक्त तरंग। सेकंड प्रश्न है कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें किस प्रकार के किरणें हैं? तो आवेशित कण हैं। तीसरा प्रश्न है एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास कितना होता है?
एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, बताइए, 88 से 108 हर्ट्ज के मध्य। चौथा प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों तथा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। पांचवा है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। दूर संचार के लिए कौन सी तरंगे हैं? तो सूक्ष्म तरंग, याद रखिएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 6 नंबर है, पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? पराध्वनिक जेट की उड़ान के कारण ओजोन लेयर में बाधा उत्पन्न होता है। 7 नंबर है, आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी किस विकिरण को अवशोषित कर सकती है? तो सभी तरंगदैर्घ्य को, याद रखिएगा। 8 नंबर है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी ऊर्जा न्यूनतम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म तरंग विकिरण, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर, शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन मछली किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? शिकार, परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रतिध्वनि निर्धारण का। प्रश्न संख्या 10 है, जल, इस्पात और नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को जो है आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको मालूम है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है, बताइए, इस्पात में, ठोस में, इसके बाद द्रव और इसके बाद गैस में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आरोही क्रम में पूछा गया है। 11 नंबर है, ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, ध्वनि तरंगों की चाल किस माध्यम में तीव्रतम होती है? तो ठोस माध्यम में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 12 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? तो लोहा। 13 नंबर है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंग किसमें संचरण नहीं करती है? ठोस पदार्थों में, द्रवों में, गैसों में या निर्वात में? तो ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं करती है। 14 नंबर है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि यानी इको स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? इको सुनने, देखिए, इको सुनने के लिए स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य की दूरी जो है लगभग 17 मीटर और एग्जैक्ट बात करें तो 16.9 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। 15 नंबर है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्यों? चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात इसलिए नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। तो चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है यानी ध्वनि संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ये जो है चंद्रमा पर कोई व्यक्ति जो है एक दूसरे से बात करेगा तो वो सुन नहीं पाएंगे। ध्वनि के संचरण के लिए देखिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव होता है, अतः माध्यम के अभाव में चंद्रमा पर ध्वनि संचरित नहीं हो पाती है और व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। 16 नंबर है, प्राश्रव्य तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन है। पहला है, प्राश्रव्य तरंगे ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, बिल्कुल सही है। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, यह भी सही है। इनका उपयोग रोगों के उपचार के लिए किया जा सकता है, यह भी सही है। यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी सही है। 17 नंबर, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ भी सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये निर्देशित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद 18 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। पहला है,
हृदय अपस्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव और ठोस के तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की गति गैस में, द्रव और ठोस के तुलना में अधिक होती है। क्या सही है? तो बिल्कुल सही है। और मैक संख्या को ध्वनि की गति दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या यह सही है? नहीं। ठीक है। और चौथा है प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। बिल्कुल सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। 19 नंबर है 100 डेसिबल के प्रेशर 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल के शोर की प्रबलता स्तर संगत होगा शोर शराबे वाली गली की आवाज से। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है। WHO के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण का जो स्तर है कितना है? तो 45 डेसिबल, 45 डेसिबल, 21। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किस अंतर के कारण किया जा सकता है? जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। तो ध्वनि की गुणवत्ता के आधार पर जो है इनमें अंतर किया जा सकता है। 22 नंबर टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है औरक्त। 23 नंबर है टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आवृत्ति आरोषण। ठीक है, आवृत्ति आरोपण। और इसका जो सही जवाब हो जाएगा आवृत्ति आरोपण, सी ऑप्शन। और देखिए 24 नंबर है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? तो एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, याद रखिएगा। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर, निम्न में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है? निम्न में से कौन ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं डालता है? तो है आपका दाब। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और देखिए आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में उष्मा ताप एवं उष्मा गतिकी के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने अभी तक इसका पीडीएफ प्राप्त नहीं किया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है कि किस तरह से आपको पीडीएफ को प्राप्त करना है। ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न में या किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक या किसी भी पॉइंट में या किसी भी प्रश्न में, तो आपके डाउट को क्लियर करने की बहुत ज्यादा कोशिश किया जाएगा। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।